हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जिसमें हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन्हें अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है XXX वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये सेक्शन 173 BNSS पे है। सेक्शन 173 BNSS सेक्शन 154 CRPC का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है, मतलब FIR से रिलेट करता है। आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में सीधा पूछ लिया जाता है FIR से रिलेटेड सवाल, और मेंस में तो FIR खैर एक लॉन्ग क्वेश्चन है ही। अब इस केस में क्या हुआ कि सोया एंथनी नाम की एक लेडी है जो मोहनन नायर से मैरिड थी, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी बट ओरिजिनली वो केरला की थी। अब इन्होंने क्या किया, एक पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करने की कोशिश की जो इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजी DG पुलिस केरला को। ओके, इनका कहना था कि इनके हस्बैंड इनके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट करते हैं और उसी का एक पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने कंप्लेन में लिखा। DGP ने उस कंप्लेन को मुत्तम डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पे फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि ये वहीं की थी, लेकिन पुलिस ने उस कंप्लेन को लॉन्च करने से मना। राइट, मुत्तम पुलिस रिफ्यूज्ड टू टेक एक्शन ऑन द कंप्लेन स्टेटिंग टू ग्राउंड्स। इनका कहना था कि ये कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि कंप्लेन पहले तो ईमेल से भेजी हुई है और साइन नहीं की गई है। दूसरा, कंप्लेनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस को हम सिक्योर नहीं कर पाएंगे और इस वजह से हम आगे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा, जिस केस में आगे हम काम ही नहीं कर सकते उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। और इन्होंने मना कर दिया, एक ऑफिशियल लेटर भी भेज दिया कि हम आपकी कंप्लेंट को एडमिट नहीं कर पाएंगे, वी आर सॉरी। ये हाई कोर्ट चली गई इस रिजेक्शन को लेकर, उस रिजेक्शन को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने इस इशू को बहुत गहराई से एनालाइज किया और बहुत कुछ सीरियस डिस्कशन पॉइंट्स दिए। सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस का रूल, जिसे कई बार हाईलाइट किया जा चुका है। शुरुआत ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से हुई थी। जब हम FIR के स्कोप एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इस केस को मेंशन करते ही हैं। अब आप इसे भी मेंशन कीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट केस है ये, और लेटेस्ट का मेरा मतलब ये नहीं जनवरी फरवरी, अभी कल परसों का केस है, कुछ 2-3 दिन पहले ही इसका जजमेंट आया। तो पुलिस रिफ्यूज नहीं कर सकती एक कंप्लेन लॉन्च करने से इफ द कंप्लेन मेक्स आउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कंप्लेन से नजर आ रहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है या हुआ है या होने का एक सस्पिशन है, तो आप उस कंप्लेन को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते, भले ही वो कंप्लेन फॉरेन कंट्री से आई हो, भले ही ईमेल के थ्रू आई हो और सिग्नेचर ना किया गया हो। पुलिस का काम है प्रेमा फेसी ये चेक करना कि क्या कंप्लेन में कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस नजर आ रहा है। अगर हाँ, तो फिर आप रजिस्टर करिए। डिस्क्रेशन और वॉल्यूशन या चॉइस का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में आपको पता होगा, इट्स एन ऑफेंस वेयर एन अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट अ वारंट। तो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। ईमेल कंप्लेन की क्या वैलिडिटी है, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया। द कोर्ट हेल्ड दैट रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन on the ground that it was unsigned and sent through email from Australia cannot be justified, ये unjustified है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को इनैक्ट ही इसीलिए किया गया ताकि मॉडर्न डिजिटल एज को हम अपने प्रोसीजर में कोडिफाई कर सकें, ताकि हम ऐसे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कर सकें जो एक डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड को कैप्चर करती हैं और उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसमें अलाउ किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी FIR को भेजा जा सकता है और वो FIR एक वैलिड FIR होगी जिसको रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। एक व्यक्ति का पर्सनली पुलिस स्टेशन आके पूरी कहानी बता के पुलिस के सामने रजिस्टर में साइन करके FIR लिखवाना जरूरी नहीं होता। किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी कंप्लेन भेजी जा सकती है एंड BNSS नाउ क्लियरली प्रोवाइड्स फॉर इट। ठीक है, अब आता है तीसरा कंसेप्ट जो कोर्ट ने डिस्कस किया, वो था जीरो FIR। जीरो FIR पहले से ही हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन CRPC में इसका एक्सप्रेस रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था। BNSS में इसको एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको कोडिफाई कर दिया है। अब जीरो FIR होती क्या है, सिंपल शब्दों में कोई भी पुलिस स्टेशन कहीं भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, चाहे जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना। तो फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो दिल्ली आया हुआ है, उसके साथ दिल्ली में कुछ हो जाता है एंड ही फ्लाइज बैक टू मुंबई वेयर ही इज ओरिजिनली फ्रॉम। अब
क्राइम हुआ है दिल्ली में लेकिन वो मुंबई का है, तो वो क्या दिल्ली वापस आएगा पुलिस कंप्लेंट करने? मुंबई में कंप्लेंट कर सकता है। अब मुंबई पुलिस के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन इस बेसिस पर वो एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते। ये इसीलिए है ताकि विक्टिम को इमीडिएट एक्सेस मिले, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक्टिव हो जाए और ऑफेंस इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाए ताकि अकॉर्डिंगली एक्ट किया जा सके। इसलिए जुरिस्डिक्शन के पछड़ों में फंसने के लिए मतलब डिस्करेज मतलब है ही नहीं, लॉ अलाउ ही नहीं करता कि आप जुरिस्डिक्शन के नाम पे कंप्लेंट को डिनाई कीजिए। यू आर डिनाइंग जस्टिस बेसिकली, क्योंकि आप क्रिमिनल मशीनरी को एक्टिव ही नहीं होने दे रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेगा, गुनहगार पकड़ा कैसे जाएगा, न्याय कैसे मिलेगा? ठीक है, तो रजिस्टर हो जाती है कंप्लेंट जहां पे भी विक्टिम होता है वहां पे, और फिर वहां से वो अप्रोप्रिएट जगह पे ट्रांसफर हो जाती है, फिर वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह को कंटिन्यू कर लेती है। जुरिस्डिक्शन कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कोर्ट ने कहा है देखिए जुरिस्डिक्शन का रीजन देके आप कंप्लेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज कंप्लीटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ। हमारा पूरा का सब्सटैंटिव या प्रोसीजरल अप्रोच जो है वो विक्टिम सेंट्रिक है। वी आर इन अ कांस्टेंट एफर्ट कि हम विक्टिम को न्याय दिला सकें, जस्टिस को एनहांस कर सकें और क्राइम्स को प्रिवेंट कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि क्राइम की रिपोर्टिंग इमीडिएटली हो, विक्टिम जहां है उसको एक्सेस मिले क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की। इन सब के लिए जरूरी है कि उसको इन ज्यूरिसडिक्शन के छोटे मोटे टेक्निकलिटीज में ना फंसाया जाए, उसे पुलिस स्टेशन से एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन ना भगाया जाए। ललिता कुमारी से पहले ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी, व्यक्ति जहां होता था वो वहीं पे एफआईआर करने की सोचता था। ऑब्वियसली बात सिर्फ कन्वीनियंस की नहीं थी, बात इमीडिएट रिपोर्टिंग की थी। एफआईआर का काम भी यही है, क्रिमिनल ऑफेंस के इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक पहुंचाना, यही तो काम है। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। खैर, लेकिन पुलिस स्टेशन क्या करते था, एसएचओ भगा देता था, दे हमारे पास तो नहीं है जुरिस्डिक्शन, आप वहां जाइए, उस थाने में जाइए, ये थाने में जाइए, परेशान हो जाते थे लोग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाय वेरियस जजमेंट, नॉट जस्ट ललिता कुमारी, और भी बहुत सारे जजमेंट्स है उसके आगे या पीछे, जहाँ पे ये क्लैरिफाई किया गया कि भाई इस तरह से आप विक्टिम को परेशान मत कीजिए, दिस अमाउंट्स टू हरासमेंट एंड यूर in a way violating their article 21 right to life and personal liberty because you are basically denying them justice. तो आप ऐसा नहीं कर सकते। So you register FIR wherever the victim is registering it from. Place of jurisdiction does not matter when it comes to police station. Jurisdiction court का फैक्टर है, पुलिस स्टेशन का या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जुरिस्डिक्शन से कुछ लेना देना नहीं। सीआरपीसी में भी किसी भी तरह का प्रोविजन या क्लॉज नहीं दे रखा था जो ये क्लियर करे कि नहीं जहां ऑफेंस हुआ है वहीं पे रिपोर्ट भी करना जरूरी है। कोर्ट को लेकर ऑफ कोर्स रूल्स हैं जुरिस्डिक्शन के, लेकिन पुलिस स्टेशन को लेकर नहीं है। तो ये बात फिर से समझाई गई। ओके, primary purpose of zero FIR, like I said, court noted that zero FIR was introduced with the primary purpose of ensuring that victims can file complaints regardless of jurisdictional limits. ठीक है, प्रोसीजरल डायरेक्शंस जो दिए गए वो यही थे कि भाई आप फ्रेश कंप्लेंट पेटिशनर से सबमिट करवाइए और अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। The court disposed of the criminal miscellaneous case by directing the SHO, Station House Officer, Muttam Police Station, to act upon any complaint given by the petitioner following the proper procedure. Procedural compliance, the court specifically directed that the procedure contemplated in BNSS, especially section 173, should be followed. अब BNSS क्या है इसमें समझा रखा है, आपको पता ही होगा। Legislative background statutory framework is part of main legislation on procedure for administration of substantive criminal law in India. ठीक है, replacement of previous law, provisions for registering a cognizable offence are now provided under section 173 instead of section 154. Effective implementation के लिए the new criminal law came into effect, replacing the earlier code 73 on 1st July 2024. Statutory recognition of zero FIR. Zero FIR has been given statutory recognition by incorporating it in section 173 of BNSS, which deals with the registration of FIR in cognizable cases. पुरानी FIR के प्रोविजंस में और नई FIR के प्रोविजन में क्या डिफरेंस है,
ये वन ऑफ द की डिफरेंसेस है। हालांकि कंपैरेटिव एनालिसिस आएगा या नहीं ये तो आई एम नॉट, वी कैन नॉट से फॉर श्योर, लेकिन एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप, मैं कहूंगी कि फिर भी कर लीजिए कि पहले क्या प्रोविजन था, 154 173 से किस तरह से अलग है, 173 किस तरह से बेटर है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड राइट एन आंसर ऑन। ये आपकी खुद की नॉलेज को एनहांस करेगा, है ना। Jurisdictional flexibility. The provision ensures that police cannot refuse to register an FIR if a cognizable offence is made out in the complaint regardless of jurisdictional boundary. अब इसके सब सेक्शंस भी दे रखे हैं। सबसेक्शन 1 इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, फिर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, ओरल इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिजिटल कंप्लायंस। सबसेक्शन 2 कॉपी प्रोविजन से रिलेट करता है, कंप्लेनेंट के राइट्स, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म। सबसेक्शन 3 डील्स विद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टिगेशन, पनिशमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। जीरो एफआईआर क्या है? A significant alteration concerning the registration of FIR is the codification of zero FIR, making it obligatory for police stations to register an FIR upon receiving information about a cognizable offense regardless of jurisdiction. Historical context, जीरो एफआईआर इंडियन लॉ में था, भले ही उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली हुई थी, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जीरो एफआईआर वाज वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड. Jurisdictional independence allows any police station to register a cognizable offence irrespective of the location where the offence occurred. प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है? विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच क्रिएट होती है, एक्सेसिबिलिटी एनहांस हो जाती है, टाइम सेंसिटिव केसेस में इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है विदाउट एनी जुरिस्डिक्शनल डिले। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक केस लॉ नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ करंट इवेंट। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ रिक्रूटमेंट में एससी और एसटीज को रिजर्वेशन दिया हुआ है। So for the first time in its history, the Supreme Court of India has introduced reservation for scheduled castes and scheduled tribes in its staff recruitment. This historic move, introduced under the leadership of Chief Justice of India B.R. Gavai, aligns the apex court's internal administration with the constitutional principles of equality and social justice it has long upheld in its judgment. तो जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की और जिस इक्वलिटी की सुप्रीम कोर्ट बात करता रहा है, उसी को वो अब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए स्टाफ रिक्रूटमेंट में अब एससीज और एसटीज को स्पेशल रिजर्वेशन अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये इट इज मोर ऑफ एन इंफॉर्मेशन, आप चाहें तो डिटेल में हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई सिंसियरली होप कि आपको केस समझ आया, XXX वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एफआईआर से रिलेटेड केस है, एफआईआर का नया स्कोप एंड एप्लीकेशन हो गया है, सेक्शन को एनहांस कर दिया गया है, थोड़ा और विक्टिम सेंट्रिक बना दिया गया है। पुलिस का जो डिस्क्रेशन जो एक्सरसाइज करती थी कंप्लेन रजिस्ट्रेशन में, उसे मिनिमाइज किया गया है ताकि लोगों को और बेटर इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफर किया जा सके। तो आप डिटेल में चाहें तो, वैसे तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, बट इफ यू वांट टू स्टडी इट फर्दर यू कैन रीड इट फ्रॉम आवर वेब पेज। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग इवेंट या केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।